Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 22nd of July 2020, Wednesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is maybe one day we will find the place where our dreams and reality collide. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1. Given on page number 1, Bidvest sue GVK investors in airports holding firm. बिडवेस्ट साउथ अफ्रीका का एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। बेसिकली बिडवेस्ट और जीवीके के बीच में जनवरी 2019 से इशू और लीगल टसल चल रहा है। क्या इशू है, लीगल टसल है, इसको हम अभी देख लेते हैं। आज की न्यूज़ में क्या है, बिडवेस्ट ने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, अदर शेयर होल्डर्स हैं किसमें, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में, जिसमें नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पब्लिक सेक्टर पेंशन इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ कनाडा, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड जीवीके ग्रुप, इन सब के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में पटिशन फाइल करी है और कहा है कि जो अक्टूबर लास्ट फाइनेंशियल ईयर अक्टूबर में जो दो नए इन्वेस्टर्स की डील साइन हुए बिटवीन जीवीके एंड अदर टू न्यू इन्वेस्टर, दैट डील्स वुड लीड टू द चेंज इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ऑफ MIL एंड दैट वॉयलेट्स द राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल ऑफ बिडवेस्ट। तो बिडवेस्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहा है कि जो बिडवेस्ट का राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल का है वो वॉयलेट होता है जो जेवीके और जो तो अदर टू इन्वेस्टर्स के बीच में जो डील हुई है उस डील की वजह से। अब ये केस जो है ये ऑलरेडी, अगर बिडवेस्ट और जीवीके की बात करें तो ये बहुत टाइम से लीगल टसल में है, एटलीस्ट जनवरी 2019 से। क्यों लीगल टसल में है? बेसिकली जेवीके एंड बिडवेस्ट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में मेजर शेयर होल्डर्स हैं या सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स हैं। Recently, financial year 2019 January में Bidvest wanted to leave this project and Bidvest wanted to exit from the Mumbai airport to GVK, जिसने बिडवेस्ट ने अपना प्लान जीवीके को नोटिफाई कर दिया दैट बिडवेस्ट वांट टू एग्जिट फ्रॉम दिस मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। फरवरी में जीवीके ने इसमें ऑब्जेक्शन रेस किया और कहा दिस पर्टिकुलर ऑफर विच इज़ एक्चुअली गिवन बाय बिडवेस्ट इज वेक। मार्च में अडानी ने एग्री कर लिया कि वो MIL में स्टेक लेंगे। इसने बिडवेस्ट ने फिर एक ROFR नोटिस सेंड किया जीवीके को। जीवीके उस नोटिस को लेकर के हाई कोर्ट में मूव कर गए। हाई कोर्ट ने जेवीके की प्ले को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद जेवीके एक डिवीजन बेंच में जेवीके ने मूव किया इन ऑर्डर टू सेटल फॉर आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन के लिए जेवीके ने एक डिवीजन बेंच में मूव आउट किया। इसके बाद अक्टूबर में कुछ अदर इन्वेस्टर्स जस्ट लाइक ADIA, PSB, NIF एग्री कर गए कि वो जेवीके एयरपोर्ट होल्डिंग्स में 79.1% का स्टेक खरीदने को तैयार हैं, जिसकी वजह से आज रिसेंटली बिडवेस्ट ने हाई कोर्ट में एक पटिशन लिटिगेशन फाइल करी है जिसमें कहा है कि इस डील की जो अक्टूबर 2019 में जो डील हुई थी उस डील की वजह से शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज हुआ और उस चेंज की वजह से बिडवेस्ट का जो फर्स्ट रिफ्यूजल का राइट था वो वॉयलेट हो गया। तो जो केस ऑलरेडी चल रहा था जेवीके का आर्बिट्रेशन पैनल में वो अभी पेंडिंग है, बट अब बिडवेस्ट ने एक नया केस फाइल कर दिया है अगेंस्ट ऑल दीज इन्वेस्टर। अब इस केस की एक तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसमें जो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट इज सीकिंग टू इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इनटू इंडिया। बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं। इकोनॉमिक रिसेशन की कंडीशन में कंट्री इंडिया चाह रही है, यूनियन गवर्नमेंट का ये मोटिव है कि इस सिचुएशन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जाए। इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इकोनॉमिक रिसेशन से ओवरकम करने के लिए भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जिस तरह से रेवेन्यू ड्राई अप हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसमें भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में किसी एक ओवरसीज इन्वेस्टर का एक नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसे इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक सेक्टर में जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो अदर ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट केस कर देना, इट इज़ हैम्परिंग द
इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट इनटू इंडिया। और निगेटिव सेंटीमेंट ज़्यादा, जितने भी ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं उनको निगेटिव सेंटीमेंट जाता है कि एक ओवरसीज इन्वेस्टर जो कि साउथ अफ्रीका का इन्वेस्टर है वो लीगल बैटल फाइल कर रहे हैं इंडिया में बिकॉज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो जो अदर इन्वेस्टर्स हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, वो थोड़ा सा प्रोहिबिट करेंगे या थोड़ा सा पोस्टपोन करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को इन इंडिया। दैट इज द टाइमिंग ऑफ दिस लीगल बैटल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये शोकेस कर रही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए और अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को ये प्रॉमिस कर रही है कि दैट दे विल गेट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू देम and the Indian government will facilitate their investment into India। और उसी ड्यूरेशन में अगर Bidvest of South Africa is actually going for litigation or filing the petition or plea against the number of institutional investors in India। तो इस तरह के जो reasons होते हैं उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा halt करता है। अगर हम बात करें इशू, तो हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली इशू क्या चल रहा था। बिडवेस्ट 13.5% का स्टेक हेल्ड करता है इन MIAL, जो कि बिडवेस्ट चाहता था कि उसको सेल करके इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाए, बट JVK ने उसको अलाउ नहीं किया। और ऑन द अदर हैंड JVK इज द मेजर शेयर होल्डर। आप देख सकते हैं 50.5% की शेयर होल्डिंग है JVK की MIL में। और अक्टूबर में JVK अदर इन्वेस्टर्स को लाते हैं, जिसके बाद बिडवेस्ट को इससे प्रोहिबिशन होता है या बिडवेस्ट इससे डिसएग्री करता है। बिडवेस्ट का ये कहना है कि जो अदर इन्वेस्टर्स आए हैं उनकी वजह से बिडवेस्ट का फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल वॉलेट होता है। तो ये सारा लीगल टसल चल रहा है JVK और बिडवेस्ट के बीच में, जिसकी वजह से जो MIL प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। अब चूंकि ये हिस्ट्री में पहला केस है जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे लगा है, जो कि गवर्नमेंट एंटिटी है, उस पर ये फर्स्ट टाइम कोई किसी ने लीगल केस फाइल किया है अगेंस्ट NIIF। तो जब से NIIF फॉर्मुलेट हुआ है उसके बाद से अगर ये पहला केस है जो भी वो भी किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने लगाया है NIIF पे, तो दैट विल हैम्पर इट्स इन्वेस्टमेंट और इट्स फ्यूचर। तो यहाँ पर एक तो पहले ये NIIF एंटिटी क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पहली बात तो ये न्यूज़ में आई और ये फर्स्ट टाइम NIIF के अगेंस्ट किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने केस फाइल किया। तो अब हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा कि NIIF एक्चुअली है क्या। NIIF is a fund manager. Its work as a fund manager and that invest into infrastructure and infrastructure related sector। जो infrastructure related sectors हैं, development projects हैं इंडिया में, उनमें ये इन्वेस्ट करता है। इट इज़ वर्किंग और इट वर्क्स एज अ फंड मैनेजर। बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किया था। और अगर हम बहुत सिंपल टर्म में समझें तो इट इज़ अ कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। एक कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें 49% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और जो अदर इन्वेस्टमेंट है वो थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स जो हैं उनका है, जैसे कि सोवरेन वेल्थ फंड्स हो गए, इंश्योरेंस फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए एंड अदर इंडोमेंट्स। जो थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स हैं जो किसी और इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट लेते हैं, जैसे कि हमारे पेंशन फंड होते हैं, हमारे इंश्योरेंस होते हैं, वो कंपनीज इस इन्वेस्टमेंट या NIIF में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉर्पस जनरेट करते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टर्स कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं करता है, ये आप याद रखेंगे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। बाकी कितने थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स हैं। थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स तो पता है ना आपको कि जो किसी और से इन्वेस्टमेंट लेकर मनी लेकर के कलेक्ट करके कहीं और तीसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो वो थर्ड पार्टी इन्वेस्टर। तो इन सब ने मिलकर के एक कॉर्पस जनरेट किया है, एक पूल जनरेट किया है गवर्नमेंट, और उस पूल से, उस फंड कॉर्पस से जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में रन कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, उनमें जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस किया जाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट हैड सेट अप दिस NIIF in financial year 2015 with the corpus of 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ के कॉर्पस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में ये NIIF सेंड किया था इन ऑर्डर टू फंड द कमर्शियली वायबल ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड एंड स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ग्रीनफील्ड क्या होते हैं, ब्राउनफील्ड क्या होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने भी ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट या स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए ये पर्टिकुलर फंड मैनेजर क्रिएट किया गया था या फंड कॉर्पस क्रिएट किया गया है।
NIIF का मैंडेट क्या है? बेसिकली NIIF एज अ फंड मैनेजर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेगमेंट में इन्वेस्ट करता है या उनको फाइनेंस करता है. करेंटली NIIF इज मैनेजिंग 3 डिस्टिंक्ट इन्वेस्टमेंट मैंडेट. कौन से? मास्टर फंड, फंड्स ऑफ फंड्स और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड. तो इन तीनों को मैनेज करता है करेंटली NIIF. ये तीनों क्या है ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज इट विल फेच आउट द लेक्चर, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर. अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, करेंटली NIIF इज मैनेजिंग 3 डिस्टिंक्ट इन्वेस्टमेंट मैंडेट, दैट इज फंड्स ऑफ फंड्स, मास्टर फंड्स एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड. एंड ऑल दीज फंड्स आर रजिस्टर्ड एज अ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड अंडर सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं. गवर्नमेंट एंकर्ड है NIIF के फंड. 49% गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है इसमें, और अदर जो इन्वेस्टमेंट है वो थर्ड पार्टी जो इन्वेस्टर्स हैं जस्ट लाइक पेंशन, इंश्योरेंस एंड अदर इंडोमेंट्स फंड्स, वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं. ये फंड कॉर्पस यूज होता है एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं. अगर आप ध्यान दें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इसमें कहीं से भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता, या ऐसे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते जो कि शॉर्ट टर्म गेन्स चाहते हैं. एनी इन्वेस्टर वांट्स शॉर्ट टर्म गेन्स, देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इज नॉट मेंट फॉर देम. दैट इज वाई in order to facilitate, in order to ensure the finance availability, government in 2015 created this NIIF fund manager. अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज, दैट इज आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1. एग्रीकल्चर ड्राइविंग ग्रोथ ओपन टू मोर मेजर्स, फाइनेंस मिनिस्टर. कल US इंडिया बिजनेस काउंसिल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंडिया आइडिया समिट हुई. ये इंडिया आइडिया समिट एनुअल समिट होती है इन US इंडिया बिजनेस काउंसिल. इसको UIBC भी बोलते हैं. कहीं कहीं आपसे हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाए व्हाट इज UIBC, तो UIBC आप याद रखेंगे. तो इंडिया आइडिया समिट हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर होते हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं या इनवाइटेड होते हैं. तो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा दैट ग्रीन शॉट्स दैट इंडियन government has given to Indian economy for economic recovery is now visible, and agriculture sector is driving the growth of Indian economy into this COVID-19 situation. जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इवन कोविड-19 से पहले भी अर्बन इकोनॉमी जो थी वो इंडिया में स्टैगर्ड हो रही थी. अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें जो कि बहुत, इवन कोविड-19 से पहले भी वो ऑटोमोबाइल सेक्टर बिल्कुल रिसेशनरी कंडीशंस में फॉल कर चुका था, इवन कोविड-19 से पहले भी. तो एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि जो अर्बन मार्केट है इंडिया में वो सैचुरेट हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट सैचुरेशन इंडियन गवर्नमेंट एंड द बिजनेस इंडस्ट्री वर ऑल्सो फोकसिंग टूवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल इकोनॉमी. तो वो कोविड-19 से पहले भी था. कोविड-19 के बाद भी अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी प्रीवियस क्रॉप हुई है वो भी बम्पर क्रॉप हुई थी. इस बार का मानसून जो है वो भी नॉर्मल मानसून एक्सपेक्ट किया जा रहा है. तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इस बार भी जो हार्वेस्ट होगी, जो क्रॉप होगी वो बम्पर होगी, जिससे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अपनी ही पेस से या एडिशनल पेस से ग्रो करेगा. और एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल इकोनॉमी इस रिसेशनरी कंडीशन में टोटल इंडियन इकोनॉमी को कुशन प्रोवाइड करेगी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो यही इस बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि हमारी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया है. हालांकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जो फोरकास्ट हैं एजेंसीज के, जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं या कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, जो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को लेकर जो भी ग्रोथ फोरकास्ट दिए हैं उसको भी एक्नॉलेज किया और एक्सेप्ट किया है. फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि येस, इन दिस फाइनेंशियल ईयर इंडियन इकोनॉमी मे सी द कॉन्ट्रैक्शन बट द साइन ऑफ रिकवरी इज विजिबल इन टू मैनी की इंडिकेटर्स. बहुत सारे की इंडिकेटर्स जस्ट लाइक IT सेक्टर, जो कि हमारा अब ग्रीन रिकवरी या ग्रीन शॉट शो कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कई सारी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट भी अब पिकअप कर रहा है. तो हमारा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो भी धीमे धीमे अब निगेटिव टेरिटरी से बाहर निकल रहा है. तो इस तरह से जो की इंडिकेटर्स हैं दे आर शोइंग द स्ट्रॉन्ग रिकवरी. तो उसको देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि
जो ग्रीन शॉट्स दिए गए थे इंडियन इकोनॉमी को, जो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज आया, आत्मनिर्भर मिशन जो प्रोजेक्ट आया, उन सब की वजह से इकोनॉमिक रिकवरी अब विजिबल हो रही है। और गवर्नमेंट को ये भी बताया कि इंडियन गवर्नमेंट इज ओपन फॉर ऑल अदर ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फॉर बूस्टिंग द इकोनॉमी। गवर्नमेंट इज टोटली ओपन, बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑप्शंस और restructuring decision already government of India ले चुकी है in terms of privatization, in terms of opening the market for foreign direct investment। तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेजर्स भी लिए जा चुके हैं और फ्यूचर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने से पीछे नहीं हटेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेडी फॉर future intervention and is willing to participate and talk to everybody whosoever has a good plan to boost the Indian economy। तो ये कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की एनुअल कॉन्फ्रेंस में। इस बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इस बार की जो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की जो इंडिया आइडिया समिट हुई है उसकी थीम क्या है। यू विल राइट द थीम ऑफ दिस ईयर एनुअल समिट ऑफ इंडिया आइडिया और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडिया आइडिया समिट। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज। आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 4, मोराटोरम और नॉट बैंकर्स डिलेमा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं अगस्त में जो मोराटोरम एक्सटेंशन दिया गया था वो खत्म हो रहा है और बैंक्स के पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर टू इंक्रीज दैट मोराटोरम पीरियड टिल दिसंबर और टू एंड दिस मोराटोरम पीरियड टिल अगस्त, या अगस्त में ही उसको खत्म कर दिया जाए या दिसंबर तक उसको फैच आउट किया जाए। और इस डिसीजन पर बैंकिंग सेक्टर भी डिवाइडेड है। कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं दैट बैंक शुड एक्चुअली इंक्रीज द मोराटोरम पीरियड और कुछ एक्सपर्ट या कुछ बैंक्स के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं दे आर सेइंग दैट देयर इज नो नीड टू इंक्रीज द और एक्सटेंड द मोराटोरम पीरियड आफ्टर अगस्त। क्या क्या व्यूज हैं देख लेते हैं। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो अलग है, जो इंटरेस्ट को लेकर के चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि बैंक्स को इंटरेस्ट वेवर करना चाहिए इन दिस मोराटोरम पीरियड और नॉट, वो अलग केस है। यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऑलरेडी जो बैड लोन्स है इस फाइनेंशियल ईयर में जो एनपीए है वो बैंकिंग इंडस्ट्री का इंक्रीज करने वाला है। इस बात तो मैक्सिमम एक्सपर्ट एग्री करते हैं कि इन दिस फाइनेंशियल ईयर एज द मोराटोरम पीरियड विल end, the number of bad assets or the bad loans or the percentage of bad loans will suddenly or sharply increase in banking industry। बैंक की जो asset quality है वो financial year में बहुत ज़्यादा impact करेगी because of this COVID-19 pandemic। इस बात पर तो maximum जो expert हैं they are agree। बट अगर मोराटोरम एक्सटेंशन की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है मोराटोरम एक्सटेंड करने की, उसका कोई भी फायदा बैंकिंग इंडस्ट्री को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चाहे वो अगस्त में मोराटोरम एक्सटेंड करें, ख़त्म करें या दिसंबर में, अगस्त से दिसंबर के बीच में 4 मंथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इकोनॉमी में नहीं होने वाला। कि जिस तरह से इकोनॉमी की रिकवरी हो रही है, स्लो रिकवरी हो रही है और लोकलाइज जो लॉकडाउन है उसकी वजह से अदर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी इंडिया के जीडीपी जो प्रोजेक्शन से फोरकास्ट है उनको रिवाइज किया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे रिसेंटली किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने, इंटरनेशनल एजेंसी ने इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज किया है बिकॉज ऑफ द लोकलाइज्ड लॉकडाउन। और ये कहा है कि जो लोकलाइज्ड लॉकडाउन हो रहे हैं स्टेट्स में, सिटीज़ में, उसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी रिकवरी के जो पहले प्रोजेक्शन है कि जैसे ही इंडियन इकोनॉमी ओपन होगी वो शार्पली रिकवर करेगी, वो प्रोजेक्शन अब रिवाइज कर दिए गए हैं और कहा गया लोकलाइज्ड लॉकडाउन की वजह से एक शार्प रिकवरी जो इंडियन इकोनॉमी में होने वाली थी वो अब नहीं होगी। बहुत सारे बिजनेस एक्सपर्ट और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडस्ट्री भी वरी हैं इस चीज़ को लेकर के, लोकलाइज लॉकडाउन को लेकर के, कि जो लोकलाइज लॉकडाउन है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक रिकवरी शुरू भी हुई थी वो भी हैम्पर करेगी। अगर हम बात करें सीनियर डायरेक्टर ऑफ क्रिसिल, एज पर द सीनियर डायरेक्टर ऑफ क्रिसिल, उनका कहना यह है कि जो स्लिपेज रेट है वो 250 से 300 BPS तक इंक्रीज करेगा इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर।
तो एक्सपर्ट, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है स्लिपेज क्या होता है, व्हाट इज स्लिपेज। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अकाउंटिंग के हों या बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता हो स्लिपेज क्या होता है। बेसिकली स्लिपेज रेट आपको ये इंडिकेट करता है, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊँ, अदरवाइज देयर इज अ फॉर्मूला फॉर इट। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला बताऊँ मैं आपको तो फॉर्मूला बेसिकली ये होता है, fresh accreditation of NPA during that year means current financial year, divided by total standard assets at the beginning of the year multiplied by 100 means इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट जो बैंक से कितना एनपीए एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको टोटल स्टैंडर्ड असेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करने पर विल गेट द स्लिपेज रेशियो ऑफ द स्लिपेज रेट। तो बेसिकली अगर हम बात करें स्लिपेज रेट, बहुत सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूं तो ये होता है इट इज द रेट एट विच गुड लोन्स आर टर्निंग इनटू बैड लोन्स। बैड लोन्स मींस एनपीए। तो बहुत सिंपल टर्म में ये डेफिनेशन आप ले सकते हैं कि स्लिपेज रेट होता है कि जिस रेट में जो अच्छे लोन्स हैं, अच्छे लोन्स स्टैंडर्ड लोन्स मींस, या स्टैंडर्ड लोन्स को छोड़ दें असेट्स अगर हम बोलें तो, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन बिजनेस सेक्टर में या इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंक्स के लिए जो असेट्स होते हैं वो क्या होते हैं। बैंक्स के असेट में कई बार आपको बता चुकी, बैंक्स के असेट जो होते हैं वो लोन होते हैं। जो लोन मीन्स जो बैंक्स लोन देते हैं दैट आर असेट फॉर बैंक। और बैंक के डिपॉजिट, जो डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या होता है, वो बैंक्स के लिए लायबिलिटीज होते हैं। जो हमारे एफडीआर होते हैं, जो सेविंग अकाउंट्स में जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक्स के लिए लायबिलिटी होते हैं। बैंक्स के असेट्स वो लोन होते हैं जो बैंक ग्रांट करता है और उस लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट लेता है। तो वो स्टैंडर्ड असेट्स वो होते हैं जो उनमें प्रॉपरली रीपेमेंट आ रहा होता है, इंटरेस्ट का प्रिंसिपल का रीपेमेंट हो रहा होता है। दैट लोन्स आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड असेट। स्टैंडर्ड असेट्स मींस वो असेट्स बैंक के इनकम जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए उनको स्टैंडर्ड असेट बोलते हैं। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स मींस नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, लोन्स ऑफ बैंक, जो बैंक ने लोन दिए होते हैं। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स मतलब ऐसे लोन जो बैंक ने दिए हैं बट बैंक को उसमें कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं मिल रहा है, मींस बैंक के वो लोन बेकार हो गए, बैड हो गए। दैट इज व्हाई एनपीए इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो स्लिपेज रेट होता है कि कितने रेट से बैंक के जो स्टैंडर्ड लोन हैं, जो बैंक के अच्छे लोन थे, स्टैंडर्ड असेट्स हैं, वो बैड लोन में कन्वर्ट हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज स्लिपेज रेट। और ये इंक्रीज स्लिपेज रेट जो होता है, ऐसा समझ लीजिए आप, इंक्रीज स्लिपेज रेट या इंक्रीज स्लिपेज इज नॉट गुड फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं होता। अगर स्लिपेज इंक्रीज हो रहा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे बैड लोन्स बढ़ने वाले हैं, या हमारे ऐसे लोन जो अभी तक हमें रीपेमेंट कर रहे थे वो भी बैड लोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो भी रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका कोई भी बिजनेस रन नहीं किया है, वो अपनी लोवेस्ट वैल्यूएशन की स्टेज पर हैं। बिजनेस नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं तो वो लोन रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, जो कि अभी तक वो करते हुए आ रहे थे। इसीलिए इस बार उनको मोराटोरियम दिया गया था एक्सटेंशन के लिए कि आप अभी कोविड-19 की सिचुएशन से थोड़ा ओवरकम कर जाइए। इसके बाद जब आपका प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो जाए, जब इकोनॉमी रीओपन हो जाए, आपका बिजनेस चलने लगे, तब आप हमारे लोन की रीपेमेंट कर दीजिएगा। बट चूंकि इकोनॉमी अभी रिकवर करना स्टार्ट ही नहीं हो पाई है सही तरीके से, इकोनॉमी ओपन हुई उसके इमीडिएटली बाद अब लोकलाइज शटडाउन होने लगे हैं, लोकलाइज लॉकडाउन होने लगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी की रिकवरी और डिफिकल्ट हो गई है। तो एक्सपर्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में बैड लोन बहुत ट्रिमेंडसली इंक्रीज करेगा। तो कई सारे एक्सपर्ट इसमें डिवाइडेड हैं। क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर का कहना है कि दिस स्लिपेज कुड इंक्रीज अप टू 250 to 300 बेसिस पॉइंट इन फाइनेंशियल ईयर 21 अगर गवर्नमेंट कोई रिलैक्सेशन नहीं देती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या बैंक्स को। तो ये स्लिपेज रेट 250 से 300 बेसिस पॉइंट तक जा सकता है। इसी तरह जो हमारे इंडिया रेटिंग के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं उनका भी यही कहना है कि इस बार का स्लिपेज 5.5% तक इंक्रीज कर सकता है अगर गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेटरी इंटरवेंशन नहीं किया इन बैंकिंग इंडस्ट्री, एंड दैट विल हैम्पर द फाइनेंशियल बुक ऑफ बैंकिंग। बैंक्स की हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए ये स्लिपेज रेट बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर आपको याद हो तो मैंने डिस्कस भी किया था, आरबीआई ने इस
प्रोजेक्शन के बाद, इस एंटिसिपेशन के बाद सारे बैंक्स को ये ऑर्डर दे दिए थे, सर्कुलर दायर कर दिया था कि आप लोग प्रिपेयर रहिए। बैंक्स को ऑर्डर दे दिया गया था कि यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर एंटिसिपेशन ऑफ इंक्रीज एनपीए, और उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो कई सारे बैंक्स, एचडीएफसी, फेडरल बैंक, बंधन बैंक ने ऑलरेडी अपनी जो कंटिजेंसी प्रोविजनिंग है उसको इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि जो पहले कंटिजेंसी प्रोविजनिंग करी थी बैंक्स ने वो सफिशिएंट नहीं है आगे आने वाले एनपीए को टैकल करने के लिए। तो मैक्सिमम बैंक्स ने अपनी कंटिजेंसी प्रोविजनिंग को इंक्रीज कर दिया है। कई सारे जो बैंक्स हैं जस्ट लाइक एसबीआई, यस बैंक, उन्होंने तो अब कैपिटल रेस करने की भी प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। ये न्यूज़ भी हमने डिस्कस करी थी कि आरबीआई के सर्कुलर के बाद एसबीआई और यस बैंक ने एडिशनल कैपिटल रेस करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है इन ऑर्डर टू हेज अगेंस्ट द पोटेंशियल स्पाइक इन बैड लोन्स। तो कैपिटल, कुछ बैंक्स जो है वो कैपिटल रेस करने जा रही है मार्केट से, ताकि जो आगे आने वाला बैड लोन है उसकी प्रोविजनिंग के लिए पैसा लाया जा सके। अब कंटिजेंसी प्रोविजनिंग होती क्या है, कुछ स्टूडेंट हो सकता है कंफ्यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। कंटिजेंसी प्रोविजनिंग होती है कि जब भी बैंक लोन देते हैं किसी भी एंटिटी को, स्पेशली जो बड़े बड़े लोन्स होते हैं, तो उसमें अपने उस लोन को देने के बाद बैंक कुछ प्रोविजनिंग कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर लोन अगर दिया तो कैपिटल से कुछ प्रोविजनिंग हो जाती है, कि एक प्रोविजनिंग मतलब एक पैसा, एक अमाउंट कैपिटल से अलग रख दिया जाता है कि ये पैसा अगर ये जो लोन हमने दिया ये डिफॉल्ट करता है तो कैपिटल का जो हमारे मनी का ये अमाउंट इस शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होगा। पहले से ही बैंक प्रोविजनिंग कर देते हैं कि इन केस जो लोन बैंक्स दे रहे हैं, बड़ा लोन स्पेशली, अगर डिफॉल्ट होता है तो बैंक्स को इमीडिएटली शॉक ना लगे, बैंक उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहे बाय एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग। इसको बोलते हैं कंटिजेंसी प्रोविजनिंग। तो बैंक्स पहले से ही कंटिजेंसी प्रोविजनिंग करके रखते हैं कुछ अमाउंट ऑफ लोन की, ताकि अगर कोई भी लोन डिफॉल्ट होता तो इमीडिएटली बैंक को शॉक ना हो, उसकी जो ऑपरेटिंग कैपिटल है वो अफेक्ट ना हो। बैंक पहले से ही प्रोविजनिंग करके रखते हैं। तो जिस तरह से ये एक्सपेक्टेशन है कि बैंक्स की एनपीए इंक्रीज होने वाला, तो जो बैंक्स ने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल में जो पहले प्रोविजनिंग करी थी वो सफिशिएंट नहीं है अब आगे आने वाले एनपीए को टैकल करने के लिए। दैट इज व्हाई मैक्सिमम बैंक्स हैव स्टार्टेड फॉर एक्स्ट्रा कंटिजेंसी प्रोविजनिंग। कुछ बैंक्स ने तो कैपिटल रेस करने के लिए भी अब प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इस बार असेट क्वालिटी बैंक्स की डिक्रीज होगी, एनपीए बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज करेगा जैसे ही मोराटोरियम पीरियड एक्सटेंड होगा। दैट इज व्हाई बैंक्स आर नॉट वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक ऑन बैड लोन फ्रंट फ्रॉम अगस्त। तो इसीलिए बैंक्स जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। उनके कहने का मतलब ये है कि अगर अगस्त से अगर हमने 4 महीने और दे भी दिए, दिसंबर तक इंक्रीज कर भी दिया मोराटोरियम पीरियड को, तो उससे भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट गेन नहीं होने वाला है। बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एनपीए कम नहीं होगा। दैट इज वाई बैंक्स आर नॉट वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। On the other end, extension of moratorium has some other implications also, क्योंकि कभी भी चाहे वो गवर्नमेंट हो, बैंक हो, जब भी वो लोन वेवर या मोराटोरियम एक्सटेंशन या मोराटोरियम पीरियड को एक्सटेंड करने की बात करती है तो उसके सोशल और बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। क्या सोशल और बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस होते हैं? एक तो असेट क्वालिटी तो अफेक्ट होगी ही, लोन तो जा ही रहा है। दूसरा, कस्टमर का जो क्रेडिट बिहेवियर होता है, जो बोरोवर्स का क्रेडिट बिहेवियर होता है, वो भी अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि बोरोवर्स ये सोचने लगता है कि अगर हमें एक टाइम मोराटोरियम पीरियड मिल गया तो हमें आगे भी मिल जाएगा, तो वो जो पेमेंट रीपेमेंट की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है धीमे धीमे, क्योंकि बोरोवर्स ये सोचने लगते हैं कि जब बहुत ज़्यादा लोग रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, और अगर हम वो बोरोवर्स, ऐसे बोरोवर्स जो लोन रीपेमेंट कर सकते हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, जिनका बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है, वो भी रीपेमेंट नहीं करते, ये सोच करके कि इस मोराटोरियम पीरियड को एक्सप्लॉइट किया जाए। अगर बहुत सारे नहीं कर रहे हैं तो हम भी नहीं करते हैं, तो बैंक या गवर्नमेंट क्या कर लेगी, बहुत सारे बोरोवर का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मोराटोरियम एक्सटेंड कर देगी या वेवर ऑफ कर देगी। तो इस तरीके से कई सारे जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं वो भी बोरोवर्स में देखने को मिलते हैं। दैट इज व्हाई मोराटोरियम एक्सटेंशन, वेवर ऑफ लोन, वेवर ऑफ इंटरेस्ट रेट, इस तरह की चीज़ों पर जो एक्सपर्ट होते हैं वो पहले भी कहते हैं कि जो सोशल और जो बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस होते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल जो लॉस होता है बैंक्स को, गवर्नमेंट को, वो अलग है। सोशल बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस जो होते हैं, जो क्रेडिट बिहेवियर में चेंज होता है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म, और वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर जो कस्टमर्स है, बोरोवर्स हैं, उनके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि वो लोन रीपेमेंट नहीं करेंगे, तो दैट टेंडेंसी में गो फॉर लॉन्ग, एंड
and that is very bad for financial health of any banking industry. तो इसलिए बहुत सारा डिवीजन देखने को मिल रहा है। बैंक्स कुछ कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बैंक्स को एक्सटेंड करना चाहिए, कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन का कोई फायदा नहीं है, एनपीए तो इंक्रीज होने वाला ही है, स्लिपेज जो है वो इस बार बढ़ेगा ही बढ़ेगा अनटिल अनलेस गवर्नमेंट या रेगुलेटरी अथॉरिटीज कोई इंटरवेंशन नहीं करती हैं। अगर हम सेग्रीगेशन की बात करें, बाइफर्केशन देखें, कितना कितना परसेंटेज ऑफ लोन किस किस सेक्टर में उनको मोराटोरम मिला है, तो माइक्रो फाइनेंस के जितने भी लोन है उनको 100% लोन को मोराटोरम एक्सटेंशन मिला हुआ है। इसी तरह रियल स्टेट में 80%, सीवी ऑटो में 68%, एसएमई में 51%, हाउसिंग 40%, अनसिक्योर्ड 37%, एग्री 31%, credit card 16% of loan has come or has been given the moratorium extension till August। तो क्या आरबीआई डिसीजन लेती है, क्या दिसंबर तक एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा, स्टिल इट इज अ क्वेश्चन मार्क। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 4। व्हाई डोंट पीएसबीज इन्वोक पर्सनल गारंटी, सुप्रीम कोर्ट पोजर टू सेंटर। कल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को फिर से हड़काया और कहा है कि क्यों बैंक्स जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नॉट एक्चुअली इन्वोकिंग द पर्सनल गारंटी ऑफ प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ फर्म्स डिफॉल्टिंग इन रीपेमेंट ऑफ ह्यूज लोन्स। जबकि फाइनेंस मिनिस्टर का सर्कुलर भी है। क्या है ये केस? बेसिकली एक एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा, उन्होंने एक प्ली फायर की थी, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि बैंक्स जो हैं वो कॉरपोरेट एंटिटीज़ को लोन देते समय उस पर्टिकुलर एंटिटी के जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनसे पर्सनल गारंटी नहीं ले रही है इन स्पाइट ऑफ द सर्कुलर गिवन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री का 2018 में भी ये सर्कुलर आया था कि बैंक्स जब भी बिग कॉर्पोरेट हाउसेस को बड़े बड़े लोन दे रहे हैं तो बैंक शुड यूज द पर्सनल गारंटी, नॉट द कॉर्पोरेट गारंटी। प्रमोटर्स जो हैं, डायरेक्टर्स जो हैं फर्म्स के, उनकी पर्सनल गारंटी लेनी चाहिए, कॉर्पोरेट की गारंटी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन्स डिफॉल्ट होते हैं तो वो पूरी लायबिलिटी उस कंपनी की एंटिटी पर, लीगल कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, तो कंपनी की एंटिटी पर आती है। जो पर्सनल जो प्रमोटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनके असेट्स, उनकी लायबिलिटी वहां पर जीरो हो जाती है, देयर लायबिलिटी इज जीरो। तो उन्होंने जो भी डिफॉल्ट करके, जो भी करप्शन करके जो भी पैसा कमाया होता है, जो असेट्स जनरेट किया होता है उस कंपनी के थ्रू, वो उनका अपना होता है, उस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता। तो उससे क्या होता है, और कंपनी ऑलरेडी फेल में चल रही होती है, दैट इज वाई कंपनी की लोन डिफॉल्ट होती है, तो उसकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, रिकवरी पूरी नहीं होती, बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। प्लिया जो लिटिगेशन फाइल हुई है, जो पिटीशन फाइल करी गई है, उसमें कहा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ यानी 1900 करोड़ का पर डे लॉस होता है पब्लिक एक्सचेकर को बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पीएसबीज। क्या पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या करते हैं? दे डू नॉट इन्वोक द पर्सनल गारंटी ऑफ बिग कॉर्पोरेट लोन डिफॉल्टर्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स किसी भी बड़े कॉर्पोरेट को लोन देते समय उनसे पर्सनल गारंटी नहीं लेते, उनके डायरेक्टर से, उनके मैनेजरियल पर्सनल से और उनके प्रमोटर्स से, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ बिग लोन्स और कॉर्पोरेट लोन्स गेट डिफॉल्टेड, और जो उसके प्रमोटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजरियल पर्सन होते हैं, वो ईजिली स्केप कर जाते हैं उस डिफॉल्ट प्रोसेस से, उस रिजोल्यूशन प्रोसेस से उन पर कोई लायबिलिटी नहीं आती। हालांकि 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सर्कुलर भी दिया था ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि वो किसी भी बिग कॉर्पोरेट को लोन देते समय पर्सनल गारंटी ले उनके प्रमोटर से, उनके डायरेक्टर से, उनके मैनेजरियल पर्सनल से, कि अगर लोन डिफॉल्ट होता है तो उनकी पर्सनल गारंटी होगी। तो लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स चूंकि करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, टॉप मैनेजर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस न्यूज़ में, किस तरह से लोन जो डिसबर्समेंट की प्रोसेस होती है वो किस तरीके से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होती है और उसमें कैसे करप्शन इन्वॉल्व होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। होता है क्या, तो बैंक्स जो होते हैं वो पर्सनल गारंटी लेते ही नहीं उनके जो प्रमोटर्स से और जो डायरेक्टर्स होते हैं, और लेटर ऑन बैंक जो कॉर्पोरेट लोन्स है वो डिफॉल्ट हो गया और उस डिफॉल्ट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी फॉल करती है वो कंपनी पर फॉल करती है, इंडिविजुअल प्रमोटर
प्रमोटर या डायरेक्टर पर फॉल नहीं करती, जिसकी वजह से पब्लिक एक्सचेकर को अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ का नुकसान पर डे होता है। तो एज पर दिस पटिशनर उसने कहा कि व्हाई शुड पब्लिक एक्सचेकर बियर दिस लॉस ऑफ कॉर्पोरेट डिफॉल्ट। कॉर्पोरेट डिफॉल्ट हो रहे हैं लोन पे, तो उसका पब्लिक एक्सचेकर क्यों उसको बेयर करे। शेयर होल्डर्स जो बैंक्स के हैं, जो बैंक के कस्टमर है, व्हाई दे शुड बेयर ऑल दीज लॉस बिकॉज ऑफ द बिग कॉर्पोरेट लोन डिफॉल्ट्स। क्योंकि हम पहले भी डिस्कस, अभी हमने इस न्यूज से पहले डिस्कस किया है, बैंक जो होते हैं प्रोविजनिंग कर देते हैं लोन्स की। वो प्रोविजनिंग कहाँ से होती है, वो बैंक के कैपिटल से ही होती है। तो इवेंचुअली जो बैंक के शेयर होल्डर्स होते हैं, जो बैंक के रियल ओनर्स होते हैं, उनको फेस करना पड़ता है ये जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग होती है उसका लॉस बिकॉज ऑफ दिस डिफॉल्ट। तो इसके लिए कल सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को फिर से फटकार लगाई है। हालांकि जो पटिशनर है उसको बोला है कि पहले वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रोच करे बिफोर अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट। तो इस पटिशन को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उस इंडिविजुअल को जो मिस्टर मिश्रा हैं उनको डायरेक्ट कर दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। फाइनेंस मिनिस्ट्री को 4 हफ्ते का टाइम दिया है कि दैट फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट शुड रिप्लाई विद इन द 4 वीक्स अबाउट दिस इशू टू दिस इंडिविजुअल, कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्यों पर्सनल गारंटी उनके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या मैनेजरियल पर्सनल्स की नहीं ले रहे बिफोर गिविंग बिग लोन्स टू कॉर्पोरेट्स इवन आफ्टर द सर्कुलर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप। खेतान में टाई अप विद बर्मन टू रन एवरेडी। द बर्मन फैमिली, promoters of Dabur India, is going to join hands with Khaitan, the Williamsons mega group, to manage the एवरेडी इंडस्ट्री। करंटली बर्मन फैमिली का जो शेयर है वो 19.84% का है, प्रमोटर्स का शेयर 15.07% का है, और ऐसा कहा जा रहा है बर्मन फैमिली इज गोइंग टू इंक्रीज इट्स शेयर होल्डिंग इनटू खेतान इन ऑर्डर टू रन द एवरेडी इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड। और इस न्यूज़ के बाद हम देख सकते हैं कैसे जो एवरेडी इंडस्ट्री है उसके जो शेयर हैं वो बाउंस बैक किए हैं इनटू स्टॉक मार्केट, एज यू कैन सी दिस ग्राफ। सो नाउ Burman family is going to join hands with Khaitan in order to run the Eveready. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप्स। फेबीफ्लू चीपेस्ट पिल टू ट्रीट कोविड क्लेम ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क ने अपने क्लैरिफिकेशन देते हुए, जो डीसीजीआई ने कल हमने डिस्कस किया था कि क्लैरिफिकेशन मांगा था ग्लेनमार्क से ऑन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में ग्लेनमार्क ने अपना क्लेम दिया है दैट द ग्लेनमार्क फेबीफ्लू इज द चीपेस्ट पिल अवेलेबल इन इंडियन मार्केट टू फाइट द कोविड-19। इवन ग्लेनमार्क ने यह भी कहा है कि जो अदर कंट्रीज चाइना, बांग्लादेश, जापान, रशिया, उनकी कंपैरिजन में जो प्राइस पर टैबलेट है फेबीफ्लू का वो इंडिया में सबसे लो है। जो 200 mg की जो टैबलेट है उसका प्राइस 75 पर टैबलेट है, जबकि चाइना में 215 और बांग्लादेश में 350 तक ये प्राइस, और इवन रशिया में तो 600 तक ये प्राइस है। तो अपने क्लेम को रिटर्न में देते हुए ग्लेनमार्क ने क्या है कि जो प्राइसिंग के लिए जो एलिगेशन लग रहे हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के जो एलिगेशन ग्लेनमार्क पे लग रहे हैं, दैट ऑल एलिगेशंस आर false. The treatment of COVID-19 through Fabiflu in India is the cheapest in comparison to other drugs just like Remdesivir and other COVID-19 drugs. On the other hand, it is also cheapest in comparison to other countries. हालांकि थेराप्यूटिक इफेक्ट्स को लेकर के अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है ग्लेनमार्क ने, वो फ्यूचर में क्या रिप्लाई करते हैं इसको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के ग्लेनमार्क ने, कंपनी ने क्लेम किया है कि दैट इज द चीपेस्ट अवेलेबल कोविड-19 ट्रीटमेंट इन इंडिया। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। OMC इनवाइट स्टार्टअप्स टू डिलीवर डीजल एट डोरस्टेप। वी हैव डिस्कस्ड दिस न्यूज दैट OMCs और मार्केटिंग कंपनीज आर नाउ गोइंग टू डिलीवर द डीजल एंड पेट्रोल इनटू डोरस्टेप ऑफ द कस्टमर। डीजल तो बहुत पहले डिलीवर हो रहा था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पेट्रोल की डिलीवरी स्टार्ट करी गई थी। तो अब OMCs क्या होती है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में OMCs का फुल फॉर्म लिख करके बताएंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं OMCs क्या होती है। तो OMCs ने इन्वाइट किया है स्टार्टअप्स को डिलीवर करने के लिए, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं स्टार्टअप्स, उनको इन्वाइट किया है फॉर कोलैबोरेशन इन ऑर्डर टू डिलीवर द डीजल एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर। इससे क्या होगा, इससे जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बूस्ट मिलेगा। इस कोविड-19 की सिचुएशन में जब इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो निगेटिव हैं, तो स्टार्टअप्स को बूस्ट करना बहुत अच्छा डिसीजन है OMCs का एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो स्टार्टअप जो इस समय सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बेसिकली स्मॉल स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हो गए या स्टार्टअप्स हो गए, किसी भी इकोनॉमी में स्टूडेंट, इनको ग्रोथ इंजन बोला था। फॉर एनी इकोनॉमी, स्टार्टअप, स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, ऑल दीज आर कॉल्ड एज ग्रोथ इंजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
तो स्टार्टअप्स को इस तरह से बूस्टअप मिलेगा। एज पर द मार्केट, होम डिलीवरी ऑफ डीजल में हेल्प टू ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,000 करोड़। तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं 9,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे स्टार्टअप्स को भी बूस्ट मिलेगा। ओएमसीज भी अपने कोर बिजनेस पर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि ओएमसीज का कोर बिजनेस डिलीवरी करना नहीं है, उनका कोर बिजनेस एक्सप्लोरेशन एंड रिफाइनरी है या मार्केटिंग है। तो वो अपने कोर बिजनेस पर फोकस कर पाएंगे, उनका भी कोर बिजनेस चलता रहेगा। स्टार्टअप्स को भी कंपनीज जो होंगी, छोटी छोटी कंपनीज, उनको भी बूस्ट मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। तो दैट इज अ गुड मूव बाय ओएमसीज। तो ओएमसीज ने इनवाइट किया है स्टार्टअप्स को टू डिलीवर द डीजल एंड लेटर ऑन पेट्रोल एट द डोर स्टेप ऑफ कस्टमर्स। आज की न्यूज ऑफ द डे, एग्रीकल्चर ड्राइविंग ग्रोथ ओपन टू मोर मेजर्स एफएम। तो इसमें एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस इंडियन इकोनॉमी में पढ़ लीजिए, कितना जीडीपी में कॉन्स्टिट्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होता है, क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये सारे आप डिटेल में पढ़ लीजिए, बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूट द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम. All these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter and ResearchGate. That's all for today, student. Please like, share and subscribe. Thank you so much.